हेलो थ्री फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो फटाफट से अपने एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और बिना किसी बकवास के और टाइम वेस्ट किए पिछला वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि बर्निंग फ्लेम वैली का सेक्ट टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया था, लेकिन वहां पे जोयान किनियान को चैलेंज करता है कि किनियान जोयान को चैलेंज करता है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं जिन्हें लगता है कि जोयान उनके लिए चैलेंज नहीं होगा और वो जोयान को चैलेंज करते हैं। इसीलिए जोयान वहां पे फाइट करता है और 100+ लोगों को हरा देता है, जिसके बाद वहां पे एल्डर्स और किनियान पहुंच जाते हैं और जोयान को मस्का मारने लगते हैं कि आप तो हमारे गेस्ट हैं, ये हैं वो हैं, और अपना जोयान भी जानते ही है कि ये बस हवाबाजी कर रहे हैं। और यही मैंने अपना एपिसोड भी एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो चलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। तो एल्डर्स के आने के बाद वो सभी डिसाइबल्स वहां से हट जाते हैं और किनियान और सभी एल्डर्स वहां पे अपीयर होते हैं। हालांकि कुछ एल्डर्स और भी थे जो कि इस फाइट को देख रहे थे और वो यहाँ पे जोयान को पिटता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी भरोसा नहीं था कि जोयान इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए काफी सारे एल्डर्स तो जोयान की तारीफ पे तारीफ भी किए जा रहे थे। तभी एक एल्डर कहते हैं, हाल ही में हमारे वैली के सभी जो एल्डर्स हैं और डीकन से वो इस ग्रैंड मीटिंग के लिए बिजी हैं और यही एक रीजन है कि हम इस डिसाइबल्स को डिसिप्लिन में नहीं रख पा रहे थे और उन्होंने आज ऐसी हरकत की। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जोयान हमें दोस्त नहीं देंगे। और इतना कहने के बाद वो एल्डर जोयान के नीचे सामने अपीयर होते हैं और साथ साथ जोयान को ग्रीट भी करते हैं। तभी जोयान कहता है, सीनियर काफी ज्यादा पोलाइट है, अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हो तो ये जूनियर कुछ दिनों पहले थोड़ा सा लापरवाह था जिसके कारण ये सब हुआ, तो आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। हालांकि जोयान ऐसा कहता है लेकिन माफी मांगने का जोयान का जरा भी इरादा नहीं होता। तभी वो एल्डर भी कहते हैं, मैंने कुछ दिनों पहले सुना था मिस्टर जोयान काफी ज्यादा यंग और टैलेंटेड हैं और अब मैं जब आपसे मिला हूं तो मैं देख भी सकता हूं कि आप सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। मैं ली चैंगसू हूं, बर्निंग फ्लेम वैली का पहला एल्डर। अगर मिस्टर जोयान के पास कुछ टाइम हो तो मैं उन्हें चाय के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। ये सुनकर जोयान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि उसके सामने वाला एल्डर फर्स्ट एल्डर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जोयान ने इसे एल्डर्स की सीट पर भी नहीं देखा था और जोयान को यह भी पता था कि वैली मास्टर के बाद फर्स्ट एल्डर ही वो पर्सन है जिससे उसे कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क मिल सकता है। हालांकि जैसे ही जोयान अपना सिर हिलाकर एक्सेप्ट करने वाला था तभी वो काफी सारी नजरों को फील करता है जो कि आसपास के पवेलियन से जोयान के ऊपर पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वे सब चाहते हैं कि जोयान इसे अनएक्सेप्ट कर दे यानी रिजेक्ट कर दे। और ये देखकर तो जोयान का दिल कांप जाता कि केवल फर्स्ट एल्डर उसे चाय के लिए ही इनवाइट कर रहे थे, तो इन आदमियों को भड़कने की क्या जरूरत थी। हालांकि जोयान उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और तुरंत ही सिर हिलाकर इसे एक्सेप्ट कर लेता है। जोयान को इनविटेशन एक्सेप्ट करते देखकर फर्स्ट एल्डर ली चैंगसू भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके ये कहने के बाद सभी लोग जोयान के ये ऊपर देखेंगे और उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जोयान सबको इग्नोर करके इसे एक्सेप्ट कर लेगा। हालांकि इस टाइम पे फर्स्ट एल्डर ली चैंगसू काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और इस टाइम पे उनकी इनविटेशन में जोयान और लुओ जिन जाते हैं। बाकी सभी लोगों को रोक दिया गया होता है, यहाँ तक कि एल्डर के कुछ हिचकिचाहट के बाद ही लुओ जिन जा पाया था और ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि लुओ जिन से उन्हें एक फैमिलियर ऑरा फील हो रहा था। साथ ही रास्ते में जाते हुए वो एल्डर जोयान से काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, लेकिन अपना जोयान भी अब क्वेश्चन आंसर में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गया था, इसीलिए वो उन्हें कुछ भी पता नहीं लगने देता। हालांकि रास्ते पे लुओ जिन जोयान के कान में धीरे से बुदबुदाता है, जिस आवाज को केवल जोयान ही सुन सकता था और वो कहता है, सावधान रहो, मैं जो जानता हूँ उसके हिसाब से ये एल्डर ओरिजिन किंग लेवल पर होना चाहिए। ये सुनकर तो जोयान काफी ज्यादा शौक होता है। हालांकि वो एक बात और समझ जाता है कि बर्निंग एसेंस वैली इतनी ज्यादा पावरफुल है तो ओरिजिन किंग लेवल पर एक एक्सपर्ट का होना ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। हालांकि तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं, हाँ हाँ कृपया अंदर आइए, यही मेरा चाय का कमरा है। इस टाइम पे जैसे ही जोयान और लुओ जिन उस रूम के अंदर एंटर होते हैं तो वो रूम पूरी तरीके से एक सॉफ्ट स्मेल से भरा हुआ होता है। साथ ही उस टी रूम की जो दीवारें थी वो भी काफी ज्यादा लग्जरियस और हाई क्वालिटी की वुड की बनी हुई थी और शायद देखने पे ऐसा लग रहा था कि ये किसी एक ही पेड़ के अंदर बनाया गया था और ये पेड़ भी काफी ज्यादा एशियन टाइम का होना चाहिए जो कि काफी बड़ा रहा होगा। साथ ही उस टी रूम के अंदर काफी सारी जड़ी बूटियां यानी कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और फ्लावर्स रखे हुए थे। साथ ही आसपास चारों तरफ काफी सारे अननोन मैजिकल वेस्ट को भी क्रिएट किया गया था। साथ ही यहाँ कुछ हाई क्वालिटी के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट भी जोयान देखता है जिन्हें आउटर वर्ल्ड में खोजना काफी ज्यादा मुश्किल था। हालांकि उन दोनों के बैठने के बाद ली चैंगसू तुरंत ही अपने हाथ को फ्लिप करते हैं और एक केटली वहां से बाहर आती है और इसके बाद वो चाय सर्व करते हुए कहते हैं, मिस्टर जोयान जैसा कि आपने बताया कि आप साउथ वेस्ट रीजन से आए हैं, तो इस टाइम पे ऐसा लगता है कि आप शायद मेरी बर्निंग फ्लेम वैली में कुछ मेडिसिन लेने के लिए आए हैं। हालांकि मिस्टर जोयान, मेरी बर्निंग एसेंस वैली एल्केमिस्ट अलायंस नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास उसके अकॉर्डिंग कोई जानकारी होगी तो मैं बेझिझक आपको बता दूंगा और अगर मैं मदद करने में कैपेबल रहा तो बेझिझक मैं आपकी मदद करने में भी संकोच नहीं करूंगा।
ये सुनकर जियोयान, लुओजिन और तीनों लोग चाय का एक एक घूंट मारते हैं और इसके बाद कहते हैं ऐसा है तो जूनियर सीनियर को पहले धन्यवाद देगा। तभी एल्डर कहते हैं हाँ हाँ बोलिए, आपको कौन सी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चाहिए है? जब तक वो मेरी बर्निंग फ्लेम वैली में है मैं निश्चित तौर पर आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तभी जियान कहता है एल्डर, मुझे डर है कि पूरे ही साउथ रीजन के अंदर केवल आपकी वैली के अंदर ही वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है जिसकी मुझे जरूरत है। ये सुनकर तो ली चैंगसू काफी ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस दिखाई देते हैं और इसके बाद जियान से पूछते हैं आखिरकार वो किस टाइप की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है। ये सुनकर जियान कहता है इस जूनियर को जिस चीज की जरूरत है वो कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क है। जियान का इतना बात सुनते ही तुरंत ही एल्डर खड़े हो जाते हैं और उनका प्रेशर पूरी तरीके से उस चाय के रूम को कवर कर लेता है और चाय से भरे हुए कप भी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसके बाद वो जियोयान और लुओजिन को देखते हुए कहते हैं किसने तुम्हें ये सब बताया और किसने तुम्हें यहाँ बुलाया? इस टाइम पे उनकी वॉइस बिल्कुल कोल्ड होती है और किलिंग इंटेंट ऑरे से भरी हुई होती है और इस टाइम पे जियोयान को पता था कि अगर वो कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं देता है तो हो सकता है कि एल्डर उसे मार भी डाले। इसीलिए जियोयान कहता है सीनियर, मेरा बर्निंग फ्लेम वैली में आने का कोई बुरा इरादा नहीं है, मुझे केवल उम्मीद है कि मैं कैपेबल हो सकता हूँ। तभी एल्डर कहते हैं अगर आप नहीं बताते तो मैं आपको मार डालूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही जियोयान को हवा में उठा देते हैं और एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं जिसके कारण जियोयान का जो चेहरा होता है वो सूजने लगता है और रेड होने लगता है। हालांकि ये देखकर लुओजिन खड़ा होने ही वाला था लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर ली चैंगसू अपने हाथ को फ्लिप करते हैं और लुओजिन सीधा ही दीवार से जाकर टकराता है। हालांकि तभी जियोयान अपनी पूरी एनर्जी को कंडेंस करके कहता है सीनियर, यहाँ आने का हमारा कोई भी गलत इरादा नहीं है, मुझे उम्मीद है कि सीनियर रुकेंगे। और इसके बाद जियोयान की बॉडी से एक सोल बॉडी निकलती है जो कि अपने स्पिरिचुअल पावर से पूरे रूम को भर देती है और ये एंसेस्टर जियो जुआन होते हैं जो कि जियोयान और ली चैंगसू के बीच में खड़े हो जाते हैं और इस टाइम पे उस फोर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कि जियोयान की बॉडी के ऊपर प्रेशर बना रही थी। हालांकि तभी ली चैंगसू कहता है मुझे उम्मीद नहीं था कि आपकी बॉडी के अंदर कोई सोल बॉडी होगी, हालांकि आप छोड़ना चाहते हैं तो ये इतना आसान कैसे हो सकता है। इस टाइम पे ली चैंगसू ने उस रूम को पूरी तरीके से सील कर दिया होता है और इससे जियो जुआन तो बाहर जा सकते थे लेकिन जियोयान और लुओजिन को वो अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। और इसके बाद ली चैंगसू तुरंत ही कहता है एकमात्र ओरिजन किंग मेरे हाथों से बचने की हिम्मत करता है, यहाँ रुको। और इसके बाद वो तेजी से जियो जुआन की तरफ अपना पाम अटैक चार्ज करता है। इस टाइम पे जियो जुआन भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि जियोयान का अभी भी ठीक होना बाकी था और अगर ये अटैक उसके ऊपर लग जाता तो उसकी हालत और भी बुरी हो सकती थी। इसीलिए तुरंत ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करते हैं और वापस से अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। और इसके बाद उनके हाथ में एक सीलिंग मेथड दिखाई देता है जिसके कारण उनकी जिनसेन कोई भी उनमें कंडेंस होने लगती है और स्पेस में इकट्ठा होने लगती है। और इसके बाद ली चैंगसू का जैसे ही अटैक उनके ऊपर होने वाला था तभी एंसेस्टर कहते हैं किंग मूस रॉड आर्ट दाओ हेवेंस रॉड। और उनका इतना कहते ही अचानक ही इनकी बॉडी से एक काफी लंबी और गोल्डन कलर की रॉड निकलती है और उस पाम अटैक से टकराकर वहां पे एक बॉल को क्रिएट कर देती है। हालांकि वो पाम अटैक जैसे ही बाल से टकराता है तो वो बॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है और उससे निकलने वाले फोर्स के कारण जियो जुआन भी काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। हालांकि वो ये भी देख सकते थे कि ली चैंगसू के पाम के अटैक की जो पावर है वो काफी स्पीड के साथ कम हो रही थी। हालांकि 10 सेकंड तक ये अटैक चलता है जिसके बाद जियो जुआन और ली चैंगसू अनकंट्रोलेबल तरीके से पीछे हट जाते हैं और इस टाइम पे उसका हाथ भी पूरी तरीके से सुन्न होता है। और इस टाइम पे पहले एक्सचेंज में वे दोनों इक्वली पावरफुल लग रहे होते हैं। ये देखकर ली चैंगसू तुरंत ही कहता है रैंक 7 स्पिरिचुअल पावर। और इसके बाद वो जियो जुआन की बॉडी में फैल रही गोल्डन कलर की लाइट को देखते हुए तुरंत ही कहता है रैंक 7 फॉर्मेशन मास्टर। और इस टाइम पे उसके फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदल गए होते हैं और काफी ज्यादा सीरियस भी होते हैं। आखिरकार भले ही सामने वाला पर्सन एक स्पिरिचुअल बॉडी क्यों ना हो लेकिन रैंक से के एरे मास्टर थे और अगर रैंक से का फॉर्मेशन मास्टर अपनी पूरी पावर को लगा दे तो इस टाइम पे फर्स्ट एल्डर को भी पता था कि वो भी मैच नहीं होंगे। हालांकि ली चैंगसू तुरंत ही कहते क्या हुआ अगर आप रैंक 7 के फॉर्मेशन मास्टर है, मैं अभी भी आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। और इसके बाद अपनी जिनसेन कुई का यूज करके पूरे ही रूम को सील कर देते हैं और एक एनर्जी वॉल चारों तरफ क्रिएट कर देते हैं। इस टाइम पे जियो जुआन भी ली चैंगसू के सामने खुद को हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं क्योंकि ये बंदा उन्हें बार बार गलत समझ रहा था और साथ ही साथ उसके एनर्जी प्रेशर के कारण जियोयान भी बेहोश हो चुका होता है। इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं एल्डर, ये जूनियर आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ये मामला केवल एक गलतफहमी है और मुझे विश्वास है कि एल्डर हमारी बात पर विश्वास कर सकते हैं। ये सुनकर एल्डर तुरंत ही कहते विश्वास करो, मेरी बर्निंग एसेंस वैली के अंदर के कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क के बारे में बाहरी दुनिया में कोई नहीं जानता, फिर भी आपके पास इसकी न्यूज है, इसीलिए आपको अपना झूठ वापस लेना चाहिए। इस टाइम पे उसे लग रहा होता कि कहीं एल्डर जियो जुआन कोई फॉर्मेशन को इकट्ठा न कर रहे हो और वो इस टाइम पे उन्हें रोकने के लिए तुरंत उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है क्योंकि उसे भरोसा था हंगामे को सुनकर कुछ एल्डर जरूर यहाँ पे आएंगे जिसके बाद इनसे निपटना आसान होगा। हालांकि वो जैसे ही अटैक करता है कि तभी एक आवाज के साथ एक लाइट उनकी तरफ बढ़ती है और तुरंत ही उनके अटैक को गायब कर देती है और उन्हें रोक देती है।
ये देखकर ली चैंगसू अचानक ही उस तरफ से देखते जहाँ से ये एआर आई हुई होती है, तो वो देख सकते थे कि सामने लुओ जिन था जिसकी आंखों में डर बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर ली चैंगसू को काफी ज्यादा शक होता है और इसके बाद वो अपने आसपास के बिखरे हुई लाइट को देखता है, जिसके बाद उसे लुओ जिन के हाथ में जेड व्हाइट फैन दिखाई देता है और ये व्हाइट फैन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था और उसे देखते ही पूरा का पूरा ली चैंगसू कांपने लगता है और तुरंत ही कहता है ये है विक्स जेट फैन। और इसके बाद अचानक ही उसके दिमाग में एक काफी पावरफुल और मिस्टीरियस पर्सन याद आने लगता है। ये सुनकर लुओ जिन तुरंत ही कहता है ये सही है, ये व्हिस्क जेट फैन है और इसके बाद उनकी आंखों के सामने उस फैन को वापस रख लेता है। तभी ली चैंगसू कहता है ये कहा जाता है कि व्हिस्क जेट फैन हमेशा ही हिडन क्लाउड पवेलियन के पवेलियन मास्टर के पास होता है, क्योंकि ये आपके पास है तो आप। और इसके बाद हिचकिचाते हुए लुओ जिन की तरफ देखता है। तभी लुओ जिन कहता है मैं लुओ जिन हूँ, हिडन क्लाउड पवेलियन का पवेलियन मास्टर। ये सुनकर तो ली चैंगसू की पूरी बॉडी ही कांपने लगती है। उसने सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी कितने पावरफुल हिडन क्लाउड पवेलियन का पवेलियन मास्टर इतना यंग होगा, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है इम्पॉसिबल, मैंने हिडन क्लाउड पवेलियन के पवेलियन मास्टर को देखा है और उनका कल्टीवेशन कम से कम ओरिजन जोंग लेवल के ऊपर है। तभी लुओ जिन कहता है जिस पर्सन को आपने देखा था वो मेरे फादर थे और हिडन क्लाउड पवेलियन को काफी सारी प्रॉब्लम से बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को पवेलियन मास्टर के तौर पर अपेयर किया था। ये सुनकर ली चैंगसू कहता है लेकिन फिर भी ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आप ही यूनियन पवेलियन के पवेलियन मास्टर हैं। ये सुनकर लुओ जिन स्माइल करते हुए कहता है तो फिर इस बारे में क्या, बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर के तौर पर आपको इससे तो परिचित होना ही चाहिए। और इसके बाद लुओ जिन अपने हाथ को फ्लिप करता है और उसके हाथ में व्हाइट कलर की एक फॉर्मेशन प्लेट दिखाई देती है, जिसे देखकर ली चैंगसू तुरंत ही शॉक होता है और कहता है ग्रेट स्टार प्लेट फॉर्मेशन अर्थ कोर बॉडी एलिक्सर, क्या ये हो सकता है? लुओ जिन ने जो फॉर्मेशन प्लेट दिखाई थी वो पूरी तरीके से रियल थी, क्योंकि यही एक फॉर्मेशन प्लेट बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर भी थी और इस फॉर्मेशन प्लेट को अचीव करने के लिए बर्निंग फ्लेम वैली ने कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क का यूज किया था। ये देखकर ली चैंगसू को सब समझ में आ जाता है और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है तो ये ऐसा ही है, इस मामले में आप वास्तव में हिडन क्लाउड पवेलियन के पवेलियन मास्टर हैं। और इसके बाद वो जो यान की तरफ देखते हुए कहता है तो वो। ये सुनकर लुओ जिन तुरंत ही कहता है वो अर्थ कोर बॉडी कैप्चरिंग मिल्क के लिए ही आया है, लेकिन उसका कोई गलत इरादा नहीं है, वो केवल इसे एक्सचेंज करना चाहता है। जिसके बाद जियो यान की बॉडी में वापस चले जाते हैं और जियो यान जब जागता है तो ली चैंगसू काफी ज्यादा पोलाइड स्माइल के साथ जियो यान को देखता है और लुओ जिन के फेस इंप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि जियो यान को पता था कि जो कुछ भी हुआ वो सपना नहीं है, लेकिन शायद किसी अननोन रीजन के कारण ली चैंगसू का मूड ठीक हो गया है, इसीलिए वो तुरंत ही लुओ जिन की तरफ देखता है, क्योंकि अगर इसके बारे में कोई कुछ बता सकता था तो वो केवल लुओ जिन ही था। हालांकि तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं मिस्टर जियोयान, जो पहले हुआ वो वास्तव में गलत फहमी थी, आपको जिस चीज की जरूरत है वो मेरी बर्निंग फ्लेम वैली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और इसीलिए मैंने जल्दबाजी में ऐसा कर दिया था। हालांकि ये ठीक है कि मैंने मिस्टर को चोट नहीं पहुंचाई और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोस्त नहीं देंगे। और इसके बाद तुरंत ही वो झुककर जियोयान को ग्रीट करता है और उससे माफी मांगता है। ये सुनकर जियोयान भी तुरंत उन्हें ग्रीट करता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन एज और पावर दोनों में उनसे ज्यादा था और वो उनकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और इसके बाद वे दोनों लोग एक बार फिर स्माइल करते हुए बैठते हैं, लेकिन इस बार दोनों के ही फेस इंप्रेशन सीरियस थे, क्योंकि मामला कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क से जुड़ा हुआ था। जिसके बाद जियोयान यहाँ पे आने की हर एक चीज बताता है। हालांकि जियोयान यहाँ पे वो फुल पॉइजन बॉडी के बारे में नहीं बताता, बल्कि एक दूसरे ही रीजन का यूज करता है। और ली चैंगसू भी जियोयान की बात को सुनकर अपना सिर हिलाता है और इसके बाद लैंग चैंगसू तुरंत ही कहते हैं तो ऐसा है मिस्टर जियोयान कि वो कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क आपके फ्रेंड की जान बचा सकता है, कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर जियोयान यहाँ आए हैं। तभी जियोयान कहता है या अगर एल्डर आप मुझे कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क देते हैं तो ये जूनियर उसके इक्वली ही एक चीज निकालेगा। और इसके बाद उन्हें तुरंत ही ग्रीट करता है। तो ली चैंगसू तुरंत ही जियोयान को अपने फोर्स से उठने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था इस टाइम पे जियोयान पूरी तरीके से सही है। साथ ही जियोयान काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, अगर वो जियोयान की हेल्प नहीं करता तो ये बर्निंग फ्लेम वैली का ही नुकसान होगा। आखिरकार जियोयान भी टैलेंटेड था और उसकी बॉडी के अंदर जो पर्सन था वो रैंक 7 का फॉर्मेशन मास्टर था, इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं मैं मिस्टर जियोयान से कुछ नहीं छिपाऊंगा। हालांकि मुझे डर है कि अकेले मैं कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क के लिए डिसीजन नहीं ले सकता। ये सुनकर लुओ जिन तुरंत ही कहता है एल्डरली, बर्निंग फ्लेम वैली के आप फर्स्ट एल्डर हैं और वैली के अंदर के हर एक छोटे और बड़े मामले आपके ही अंदर आते हैं, मुझे ये मत बताइए कि कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क भी। ये सुनकर ली चैंगसू तुरंत ही कहते हैं अगर ये पास्ट में होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अब ये काफी ज्यादा मुश्किल है। आप दोनों को पता होना चाहिए कि मेरी बर्निंग फ्लेम वैली में सेक्ट कंपटीशन के फर्स्ट प्राइज के तौर पर कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क होता है और साथ ही वो पर्सन ऐसा पर्सन होता है जिसे मेरी बर्निंग फ्लेम वैली हर एक रिसोर्सेस अवेलेबल कराती है ताकि वो काफी ज्यादा पावरफुल बन सके। हालांकि किसी अननोन रीजन के कारण मेरी बर्निंग एसेंस वैली के अंदर कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क का प्रोडक्शन काफी कम हो गया है और अब तक उसकी एक बूंद भी नहीं बनी और यही एक रीजन है कि
सेट कंपटीशन के अंदर अभी भी बैली मास्टर नहीं आए और अगर परसों तक वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो हमें दिखाई दे, वरना मुझे डर है कि, और इतना बोलते हुए वो रुक जाते हैं और लुओ जिन और जुआन भी सब समझ जाते हैं कि अगर वो कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क प्राप्त कर सकते हैं या नहीं ये परसों पर ही डिपेंड होगा, और अगर परसों बैली मास्टर दिखते हैं तो जोयान को वो चीज मिल सकती है। इसके अलावा एक और बात है जो मुझे मिस्टर जोयान को बतानी है, किनयान भी कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क के लिए काफी ज्यादा कमिटेड है। हालांकि आप उसके लिए किसी चीज का एक्सचेंज करना चाहते हैं, लेकिन किनयान हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का डिसाइबल है और आप कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क प्राप्त कर सकते हैं या नहीं ये आपके लक पर डिपेंड करेगा। ये सुनकर जुआन समझ जाता है कि अगर उसे अपनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसे किनयान को भी हराना होगा, और ये सोचते ही जुआन का पंच तुरंत ही कस जाता है और लुओ जिन और जोयान उस रूम को तुरंत ही छोड़ देते हैं। और इसके बाद जोयान और लुओ जिन जैसे ही अपने पवेलियन में लौटते हैं तो बाकी लोग पहले ही अपने रूम में रेस्ट करने के लिए लौट चुके होते हैं। हालांकि लुओ जिन तो अपने रूम में आ जाता है, लेकिन जोयान तुरंत ही उस पवेलियन के छत पे जाता है जहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पकड़े हुए ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। हालांकि जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर जोयान को फील करती है तो तुरंत ही उसके चेहरे पे एक काफी सी अट्रैक्टिव स्माइल आ जाती है, और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हुए उससे बैठने का इशारा करती है और जोयान तुरंत ही उसके पास जाकर बैठ जाता है। और इसके बाद दोनों ही लोग रात में चांद और सितारे देखने लगते हैं। इस टाइम पे वो लोग पूरी रात सितारों को देखते रहते हैं और कभी कभार एक दूसरे को भी देखते थे। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है बहुत दिन हो गए सितारों को इस तरीके से देखे हुए। इस टाइम पे उसकी वॉइस कुछ थकी हुई भी थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो जोयान का पीछा करते करते थक गई थी, बल्कि उसे जोयान के लिए कुछ करना था। उसे जोयान के लिए पीछे नहीं खड़ा होना था, उसे जोयान के सामने खड़ा होना था उसकी हर एक प्रॉब्लम में। हालांकि कुछ दिनों के अंदर जोयान कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क के बारे में काफी सारी जानकारियों को कलेक्ट करने में लगा होता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में हो रहे चेंजेस के बारे में किसी को भी नहीं पता था। केवल वो ही बस जानती थी कि इतने हार्ड कल्टीवेशन के कारण और पॉइजन को रिफाइन करने के कारण उसकी पावर बढ़ती जा रही है और वो प्रेजेंट टाइम पे 7 स्टार डाउडी बन चुकी है। हालांकि ये पावर अभी भी जोयान की हेल्प करने के लिए काफी कम थी। हालांकि जोयान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है आराम करो, ऐसा दिन आएगा जब ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उसके बाद तुम यहाँ बैठकर हर दिन सितारे और चांद देख सकती हो। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी सा उदास होते हुए स्माइल करती है और इसके बाद काफी देर बाद कहती है मुझे विश्वास है कि वो दिन आएगा, लेकिन वो टाइम जब आएगा तो क्या तुम फिर भी इस तरह से मेरे साथ रह पाओगे। और इस टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर को भी पता नहीं होता कि उसके ऐसा कहने के बाद उसका चेहरा गोल्डन रेड हो चुका है और मूनलाइट के सामने तो वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। हालांकि जोयान जैसे ये क्वेश्चन सुनता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे इस बात का मतलब पता था और जोयान के लिए इसका जवाब देना काफी ज्यादा कठिन लग रहा था। जोयान को झिझकता हुआ देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही स्माइल करती है, ऐसे कि जैसे उसने इन वर्ड्स को मजाक में बदल दिया हो। हालांकि जोयान देख सकता था कि लिटिल फेरी की आंखों में अभी भी आंसू दिखाई दे रहे थे और ये देखकर जोयान को अपने दिल में काफी बुरा लगता है। इसीलिए वो इस क्वेश्चन के बारे में काफी देर तक सोचता है और रात भर वो दोनों ही लोग अपने कमरे में नहीं लौटे थे, बल्कि वो आसमान को ही देख रहे थे। जिसके बाद मॉर्निंग के बाद वो सभी लोग अपने अपने कमरे में लौट आते हैं और यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर सबको चाय सर्व कर रही होती है। और इस टाइम पे सभी लोग पहले तो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं और इसके बाद छेड़ती हुई नजरों के साथ जोयान को देखते हैं। और इस टाइम पे इन चिढ़ाने वाली नजरों को देखकर जोयान केवल हेल्पलेस तरीके से स्माइल दिख कर देता है। जिसके बाद लुओ जिन कल ली चैंगसू के बारे में जो भी हुई बातें सभी को यहाँ पे बताता है। हालांकि जोयान ने जियो जुआन से इस फाइट के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने लुओ जिन को नाम बताया था, इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया और उन्होंने कहा था कि इस मामले के बारे में उसे जानने की अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस टाइम पे सबसे मेन बात यह थी कि कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क यहाँ पर है या नहीं। साथ ही उन्हें किनयान से भी सावधान रहना था और अगर उसे किनयान की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था तो सबसे अच्छा तरीका केवल यही था कि जोयान कल फाइनल में पार्टिसिपेट करे और उसे हरा दे। साथ ही दूसरी प्रॉब्लम जो जोयान के दिमाग में थी वो ये थी कि ली चैंगसू ने जोयान को बताया था कि हाल ही में बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क का जो स्टॉक था वो खत्म हो चुका है और बर्निंग फ्लेम वैली के पास भी ये नहीं है। साथ ही इसका प्रोडक्शन भी काफी कम हो चुका है और इसी चीज को लेकर जोन काफी ज्यादा टेंशन में था और इसके बाद सोचता है कि आखिरकार ये नेचुरल चीज है, ये अपने आप कैसे कम हो सकती है और कैसे घट सकती है। जहाँ तक जोयान को पता था तो अर्थ की कोर के अंदर कुछ केव्स होती है जहाँ पे स्टेटाइटस नाम की एक चीज होती है जो की हर एक चीज को और एनर्जीज को जो अर्थ और हेवन के बीच में होती है उसे इकट्ठा करती है और एक एसेंस के तौर पर उसे कंडेंस करती है। और किसी अननोन रीजन के साथ उसका गायब होना ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि स्टेलेक्टाइट्स को किसी भी बाहरी चीज से डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल होता है और बर्निंग फ्लेम वैली के लोग स्टेलेक्टाइट्स को तो नष्ट नहीं करेंगे। और जहाँ तक बाहरी पर्सन की बात हुई तो यह ठीक वैसा ही था जैसा कि ली चैंगसू ने कहा था कि बाहरी लोग बहुत कम तरीके से जानते हैं कि हमारे पास ये चीज है, तो उनके नष्ट करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। और इसके बाद जोयान सोचने लगता है और उसके दिमाग में एक थॉट आता है जिसकी संभावना सबसे कम थी और इसके बाद जोयान की आंखें तुरंत ही काली हो जाती है और जोयान कहता मुझे मत बताओ कि ये ऐसा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता
जाता है जहाँ पे सुबह के साथ आज ही सेक्ट कंपटीशन का फाइनल भी होना था और इस फाइनल राउंड के बाद ही एक सेक्ट चैलेंजिंग कंपटीशन होगा जहाँ पे बाहर से आए हुए डिसाइबल्स भी बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइबल्स को चैलेंज कर सकते थे और जीतने वाले को बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ से प्राइजेस भी मिलेंगे। इस टाइम पे प्लाजा पूरी तरीके से भरा हुआ होता है और 50 डिसाइबल पहले ही एरिना के अंदर खड़े हुए थे और केनियान उन सभी में बीच में खड़ा हुआ था। जिसके बाद अचानक एक बेल के बजने की आवाज सुनाई देती है और शोरगुल शांत होता है। जिसके बाद उस प्लाजा के ऊपर एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर अपियर होते हैं जो कि ली चैंग सू होते हैं और साथ ही साथ एल्डर्स की सीट में बर्निंग फ्लेम वैली के और भी काफी सारे एल्डर बैठे हुए थे। साथ ही बीच में एक सीट खाली हुई होती है जिसका मतलब था कि यह वैली मास्टर की सीट होने वाली थी। यहाँ पे ली चैंग सू अपना एक उबाऊ भाषण देते हैं और इसके बाद अंतिम दौर की या कि लास्ट फाइनल राउंड की कंपटीशन स्टार्ट होती है। तभी एल्डर कहते हैं फाइनल राउंड में आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी पर्सन लास्ट तक खड़ा रहेगा उसी को विनर माना जाएगा। साथ ही कंपटीशन को फेयर बनाने के लिए एक रूल और भी था कि जो डिसाइबल हार गए थे वे बाद के चैलेंज कंपटीशन में डिसाइबल्स को चैलेंज करके अपनी रैंक को चेंज कर सकते थे उन्हें हराकर। जिसके बाद एल्डर एक एक करके लॉटरी से नाम निकालते हैं और बंदे और उनके ओपोनेंट को चूज करते हैं और उनकी फाइट होती है और इसी तरीके से फाइट में वो बंदे 3 लोगों को हरा भी देते हैं। जिसके बाद हराने वाले बंदे का जीतने वाले बंदे का मूड भी काफी ज्यादा अच्छा होता है और वो तुरंत ही कहता अगला कौन है। तभी एल्डर की बात जाती है अगला केनियान और ये देखकर वो बंदा जो कि अभी स्माइल कर रहा था तुरंत ही उदास हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो हंसे या रोए। लेकिन तभी केनियान स्टेज पर आता है तो जोयान और बाकी सभी लोग भी केनियान को देखने लगते हैं। हालांकि सामने वाला बंदा जिसका नाम जान तुली था वो काफी पावरफुल था लेकिन केनियान को कम नहीं समझना चाहिए और जोयान ने भी केनियान की अभी ट्रू पावर को नहीं देखा था। हालांकि जोयान की निगाहों को ध्यान से देखते हुए केनियान तुरंत ही कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसपे जोयान सिर हिलाता है और तुरंत ही स्माइल कर देता है। जिसके बाद केनियान अपने सामने के जान तुली को देखता है और चलो स्टार्ट करते हैं कहता है और इस फाइट के बाद कुछ ही टाइम के अंदर केनियान जान तुली को हरा देता है और इसके बाद नेक्स्ट 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 केनियान 10 लोगों को कंटिन्यू हरा देता है। ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक भी होते हैं क्योंकि इस टाइम पे पिछले दिनों की जोयान की फाइट के अकॉर्डिंग केनियान काफी ज्यादा दबंग दिख रहा था और उसके अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहे थे जिसके कारण ओपोनेंट उसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रहे थे। और आधे दिन के बाद केनियान ने लगभग सभी को हरा दिया था और लास्ट ओपोनेंट केनियान के सामने होता है। लास्ट ओपोनेंट के सामने आते ही केनियान काफी शांत दिखाई दे रहा था लेकिन उसकी स्माइल ने सामने वाले को काफी बुरी तरीके से डरा कर रख दिया था। हालांकि केनियान अटैक करने ही वाला था लेकिन तभी पीछे वाला डिसाइबल अचानक ही सबको हैरान कर देता है और वो तो कंपटीशन को छोड़कर ही बाहर चला जाता है। जिसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि केनियान इस टाइम पे नंबर 1 चैंपियन है। हालांकि इससे कोई सरप्राइज नहीं होता क्योंकि रिजल्ट सभी को पता था, बस ये कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया था। हालांकि अब फाइनल राउंड समाप्त हो गया था जिसका मतलब था कि अब चैलेंज का टाइम होना चाहिए। इस मैच के स्टार्ट होते ही केनियान सीधा ही जोयान को नहीं देखता, न ही जोयान को इन्वाइट करता, बल्कि वो बाद वालों को भी चांस देना चाहता था और जोयान भी ऐसा नहीं करता क्योंकि जोयान पहले बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइबल्स को ये चांस देना चाहता था जिन्हें केनियान ने हरा दिया था। और इसके बाद बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइबल्स और काफी सारे लोगों के बीच में फाइट होती है। वो उन्हें हरा देते हैं और अपनी रैंकिंग में बरकरार रहते हैं और आसमान में अंधेरा छाने तक रिजल्ट सबके सामने आ जाते हैं। जिसके बाद केनियान एक बार फिर स्टेज पे आता है और इस बार वो जोयान की तरफ देख रहा था। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है बर्निंग फ्लेम वैली केनियान मैं मिस्टर जोयान को चैलेंज करता हूँ। ये सुनकर जोयान भी कहता है मैं आपका साथ देने के लिए रेडी हूँ। हालांकि देर हो जाने के कारण जोयान और केनियान की फाइट को एक दिन के लिए डिले कर दिया गया था। हालांकि इस टाइम पे जो ऑडियंस थी वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो इस रीजन से काफी अच्छी तरीके से वाकिफ थे। लेकिन जब मैच अगले दिन के लिए डिले हुआ तो वो सभी लोग थोड़ा सा नाराज भी होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इस फाइट के लिए उन्हें आज तो नींद आने ही वाली नहीं है क्योंकि दोनों ही लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। इस टाइम पे जोयान भी कल की फाइट के लिए ही अंदाजा लगा रहा था क्योंकि उसे कोर कैप्चरिंग बॉडी मिल्क चाहिए था और जोयान को पता था कि अगर कल की फाइट एंड होने के बाद बर्निंग फ्लेम वैली के वैली मास्टर नहीं दिखाई दिए तो उसका यहाँ आने का जो भी मोटिव था पूरी तरीके से एंड हो जाएगा और अगर वो वैली चीफ से मिल सकता है तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम से बच जाए। दूसरी तरफ केनियान भी कल की फाइट के लिए अपने आप को रेडी कर रहा होता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो अपने पीक लेवल पर ही जोयान के साथ लड़ने में कैपेबल होगा और बाकी लोग कल का ही वेट कर रहे थे। हालांकि बेसब्री से इंतजार भी आखिरकार समाप्त होता है और सूरज सबके सामने आता है। जिसके बाद ग्राउंड के अंदर 2 मैन कैरेक्टर तुरंत ही एक के बाद एक प्रेजेंट होते हैं और इस टाइम पे सभी को पता था कि इस फाइट के बाद न केवल केनियान पॉपुलर होने वाला है बल्कि जोयान का नाम भी पूरे ही साउथ रीजन में फैल जाएगा। तभी कुछ लोग और बर्निंग एसेस वैली के एल्डर बात करते हैं कि मैंने पहले ही देखा है कि ये जोयान कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, मुझे लगता है कि इस बार केनियान को अपने लेवल का ही अपोनेंट मिला है। तभी कुछ लोग कहते हैं अजीब है, मैंने एक्सट्रीम साउथ में ऐसे किसी पर्सन के बारे में नहीं सुना, ये जोयान आखिरकार आया कहाँ
कहाँ से है, ये जरूरी किसी बड़े क्लेन का डिसाइबल होगा। इस टाइम पे वो सभी लोग जो कि पिछले कुछ टाइम पे जोयान के डिसरिस्पेक्ट करते थे, इस टाइम पे उनके मुंह से भी तारीफें निकल रही होती हैं। साथ ही कुछ लोग तो बात कर रहे होते हैं कि क्या जोयान हिडन क्लाउड पवेलियन का पर्सन होगा। और हिडन क्लाउड पवेलियन का नाम सुनते ही काफी सारे ओरिजिन किंग लेवल के वॉरियर्स के फेस इंप्रेशन भी बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हिडन क्लाउड पवेलियन कितना ज्यादा पावरफुल है और वो उससे थोड़ा सा डरते भी थे। हालांकि जब ये वर्ड लोग जिनके कान पे पड़ते हैं तो वो भी अजीब तरीके से स्माइल कर देता है। और जब तक बाई हुआ और बाकी लोगों की बात थी, वो तो केवल सामने जियोयान को ही देख रहे होते हैं। तभी किनियान कहता है, मिस्टर जियोयान, हम एक दूसरे को तो नहीं जानते, लेकिन आपकी फाइटिंग पावर मैंने देखी है और मेरी आपसे लड़ने की काफी इच्छा थी और मुझे उम्मीद है कि आज मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। तभी जियोयान कहता है, ब्रदर किनियान, आपकी भी पावर काफी अच्छी है, साथ ही आपने ग्रेट वे ऑफ फायर को भी समझ लिया है, ये वास्तव में सराहनीय है। मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि हम दोनों ही फायर एट्रीब्यूट वाले कल्टीवेटर हैं, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन ज्यादा मजबूत है। ये सुनकर किनियान तुरंत ही कहता है, ये तो लड़ाई से ही पता चलेगा। और इसके बाद दोनों हंसते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। हालांकि इस टाइम पे किनियान भी जोयान की पावर को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने फील किया था कि जोयान की पावर थोड़ी बढ़ गई है और वो इंटरमीडिएट रिटर्नेंस लेवल पर पहुंचने वाला है। तभी जोयान कहता है, ये सब आपके 100+ डिसाइबल्स को चैलेंज करने के लिए है, उनके कारण मेरी पावर में काफी सुधार हुआ है और मैं इंटरमीडिएट रिटर्नेंस तक पहुंचने में कैपेबल हो सकता हूँ। और इतना कहने के बाद जोयान की बॉडी में जिनसेन को एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद जोयान कहता है, चलो शुरू करते हैं। और इसके बाद जोयान तुरंत ही उसके ऊपर पहले अटैक करना चुनता है। ये सुनकर किनियान भी हंसते हुए कहता है, आओ। और उसे भी बिल्कुल भी डर नहीं था। पलक झपकते ही दोनों लोग टकरा जाते हैं। हालांकि दोनों के पंच टकराते ही दोनों लोग आधा आधा कदम तक पीछे हटते हैं और इसके बाद एक बार फिर उनके पंच एक दूसरे की तरफ शूट होते हैं। और इस टाइम पे उनकी स्पीड भी इतनी तेज होती है कि काफी सारी आफ्टर इमेज को भी छोड़ते हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और 100 एक्सचेंज के बाद भी ये डिसाइड करने में कोई कैपेबल नहीं था कि आखिरकार कंपटीशन को जीतने वाला कौन होगा। और इस टाइम पे ओरिजिन किंग और बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स जब ये देखते हैं तो वो भी तारीफ पे तारीफ करने लगते हैं इन दोनों ही मेंबर्स की, जो कि काफी ज्यादा यंग थे। हालांकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ फाइट को एंड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने अपने डू स्किल्स को यूज करने के बारे में सोचा था। जिसके बाद जोयान और किनियान दोनों ही उस एरिना के दो किनारे पर खड़े हो जाते हैं और उन दोनों की ही जिनसेन को उनके हाथ में एक्टिवेट हो रही होती है और फ्लेम चारों तरफ से आसमान में छाई हुई होती है। तभी किनियान कहता है, हाई स्प्रेड क्लास डू टेक्निक 1000 फ्लेम स्टार फॉल। और इसके बाद आग के गोले मेटेरॉइड की तरह जोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है, हाई स्प्रेड क्लास डू टेक्निक ओवरफ्लोइंग डेसोलेशन फिंगर। और डेसोलेशन फिंगर और फायर स्टार जैसे ही एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैल जाता है। और यहाँ तक कि इस फ्लक्चुएशन के कारण बर्निंग फ्लेम वैली के काफी सारे डिसाइबल्स तो प्रेशर भी फील कर रहे थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जबकि ओरिजिन किंग लेवल के एक्सपर्ट काफी ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यंग जनरेशन में ये जो दो लोग सामने हैं ये काफी ज्यादा टैलेंटेड होने चाहिए। और इस टाइम पे इन दोनों का सभी के दिल में काफी अच्छा इफेक्ट भी पड़ा था। हालांकि बर्निंग फ्लेम वैली काफी ज्यादा पावरफुल थी और इसीलिए ये सभी लोग बर्निंग फ्लेम वैली के साथ अपने रिश्ते भी रखना चाहते थे। और जहाँ तक बर्निंग फ्लेम वैली की बात थी तो उसे भी कभी भी इस चीज का डर नहीं था कि एक्सट्रीम साउथ के ये दो सेक्ट आपस में अलायंस करके उसके ऊपर अटैक भी कर सकते थे। हालांकि अगर एक बार हेवनली पपेट सेक्ट और 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट अलायंस में शामिल हो गए तो बर्निंग फ्लेम वैली भी इन दो की पावर को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन बर्निंग फ्लेम वैली की जीत इस चीज पे डिसाइडेड थी कि बर्निंग फ्लेम वैली के वैली मास्टर ओरिजिन एंसेस्टर लेवल पर हैं और वो पूरे ही एक्सट्रीम साउथ में केवल एक लौते ऐसे पर्सन हैं। इसीलिए भले ही वो दोनों अलायंस कर ले, लेकिन वो बर्निंग फ्लेम वैली के लिए मैच नहीं हो सकते। और यही एक रीजन था कि बर्निंग फ्लेम वैली अब तक एक्सट्रीम साउथ में अपने आप को नंबर 1 पर रखे हुए थी। हालांकि यहाँ पे स्टेज में भी एक दूसरे के ऊपर पावरफुल अटैक्स चल रहे होते हैं, जहाँ फिंगर अटैक, फॉर्मेशन अटैक, हेवनली किंग अटैक और जायंट एलिफेंट अटैक एक दूसरे के ऊपर कर रहे होते हैं और सिर्फ टक्करों की आवाज ही चारों तरफ गूंज रही थी। और इस टाइम पे बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स भी ये देखकर थोड़ा सा उदास होते हैं, क्योंकि ये फाइट तो एंड ही नहीं हो रही थी। हालांकि तभी किनियान अपनी ग्रेट वे की पावर का यूज करके एक फ्लेम स्पेयर को क्रिएट करता है, तो जोयान के हाथ में भी उसका पीछे ब्लैक हैवी जोआन रूलर अपेयर होता है। और इसके बाद जोयान के हाथ से ब्लू कलर की फ्लेम्स निकलती है, जो कि तुरंत उसके हैवी जोआन रूलर को कवर कर लेती है और आसपास के टेम्परेचर को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। जोयान की पीली नीली फ्लेम्स को देखकर किनियान तुरंत ही कहता है, एक हेवनली फ्लेम। उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में जोयान के पास एक हेवनली फ्लेम होगी, और अगर ऐसा है तो क्या ग्रेट वे ऑफ फायर का पूरा ही प्रॉफिट जोयान के सामने सप्रेस नहीं हो जाएगा। हालांकि किनियान तुरंत ही कहता है, ये ठीक ही है, मुझे भी आखिरकार दुनिया की सबसे दबंग पावर का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। हालांकि किनियान ईगोफुल तो था, लेकिन उसका एट्रीब्यूट भी फायर था और यंग जनरेशन में वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी था, और इसीलिए वो हेवनली फ्लेम का सामना करते हुए भी डरा हुआ बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि बस हेवनली फ्लेम का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसका स्पेयर जैसे ही जोयान के सामने आता
जाता है तो जियोन का हैवी जॉन रूलर भी उसके स्पेयर से जाकर टकराता है। हालांकि दोनों के टकराने के बाद एक डिंग डिंग की आवाज आती है और इस टाइम पे हेवनली फ्लेम भी उसे काफी इजी तरीके से नलीफाई नहीं कर पा रही थी और दोनों के बीच ही टक्कर काफी ज्यादा तेज थी। लेकिन तभी किन्यान अपने स्पेयर को अजीब तरीके से मूवमेंट कराते हुए जियोन के हाथ की तरफ शूट करता है और जियोन बाल बाल उससे बचता है। ऐसा लग रहा था कि किन्यान जियोन को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था, लेकिन इस टाइम पे जियोन का हैवी जॉन रूलर भी एक बार फिर से घूमते हुए उसके स्पेयर से जाकर टकराता है और जियोन का हैवी जॉन रूलर जैसे ही उसके स्पेयर से टकराता है तो पूरी तरीके से उसकी बॉडी में ब्लड बॉइल्ड होने लगता है और साथ ही साथ एक दबी हुई कराह निकलती है, जिसके बाद दोनों ही लोग तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और इस टाइम पे दोनों के ही फेस इंप्रेशन को सैड दिखाई देते हैं। हालांकि ये फाइट उन्हें काफी ज्यादा सेटिस्फाइड कर रही थी क्योंकि दोनों एक ही बराबर किक टेक टक करके थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हुए बची हुई ओरिजिन को तुरंत ही एक्टिवेट करते हैं और इसके बाद लास्ट फाइट का स्टार्टिंग हो जाता है। और इसके बाद किन्यान तुरंत ही कहता है जियोन आज कोई भी जीते या हारे मैं अपने दिल में आज के दिन को याद रखूंगा और हम फ्यूचर में पावरफुल होने के बाद एक बार फिर जरूर लड़ेंगे। तभी जियोन कहता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और दोनों ही दिल खोल कर हंसते हैं और इसके बाद एक बार फिर से फाइट में जूझ जाते हैं। इस टाइम पे किन्यान अपनी पूरी जिनसेनकुई को अपने स्पेयर में डालने लगता है और इसके बाद कहता है जियोन आइए हम एक ही बार में इस मैच के विजेता को डिसाइड करते हैं। मैं आपको अपने ग्रेट दाव की स्किल दिखाता हूँ, हेवन बर्निंग फ्यूरी, इस पर भी एक नजर डालिए। और इतना कहने के बाद वो अपने भाले को कसकर पकड़ लेता है और उसके हाथ में तुरंत ही आग की फ्लेमें दिखाई देने लगती है जो कि उसके स्पेयर को कवर करने लगती हैं और काफी हाई टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने लगती हैं। जिसके बाद वो कहता है फायर ग्रेट वे कंडेंस और इसके बाद अचानक ही दो आग की लपटें तुरंत ही उसके सामने कंडेंस होने लगती हैं और आसपास का स्पेस क्रैक होने लगता है और इस टाइम पे उसका स्पेयर उन दोनों ही आग की लहरों के बीच में अजीब तरीके से लहरा रहा था। ये देखकर तो दर्शक तुरंत ही काफी ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं और खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि ओरिजिन किंग लेवल के वॉरियर्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और तुरंत ही कहते हैं ये तो ग्रेट वे की पावर है। किन्यान वास्तव में ग्रेट वे की पावर का यूज कर रहा है, ये कैसे संभव है? वो केवल एक रिटर्नेंस पर है, क्या वो इस प्लाजा को डिस्ट्रॉय करने वाला है? तभी बर्निंग एसेंस वैली के तुरंत ही सभी लोग कहते हैं डिफेंस बैरियर को स्ट्रॉन्ग करो, इस अटैक के कारण किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो चलो गाइस ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे और टेंशन मत लेना नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी ही आ जाएगा। थोड़ा सा काम है और अभी बिजी हूँ इसीलिए मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बता सकता और इस फाइट को मैं कंप्लीट करता लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके लिए भी आपको वही रीजन है कि मैं बिजी हूँ। बट नेक्स्ट एपिसोड पे हम इसे और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ओके गाइस, तो बाय बाय।